बंद करिए। सही नजर आ रहा है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक बात यहाँ पर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है और मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हूँ इस बात को लेकर कि ये आप लोगों के लिए ऐसा सवाल क्यों रखा गया और कोई भी इसमें वजाहत आप लोगों की बुक में संभाल कर नहीं की गई है। मुझे एक बात बताइए, हम लोगों ने डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ा है ना? और बैलेंस शीट में एक बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कभी भी जो भी प्रीमियम रिकॉर्ड करना होता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उस प्रीमियम को हम कब रिकॉर्ड करते हैं? एट द टाइम ऑफ इशू। सेम अप्लाइज टू द प्रेफरेंस शेयर। जिस दिन हमने उसको रिकॉर्ड करना है, जिस दिन हमने उनको इशू करा है, सारी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी हुई हैं, उसी दिन हम लोगों ने उनको रिकॉर्ड कर लिया होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उस दिन पे किया जाएगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक हमारी लायबिलिटी बनकर आ गया है, हमारी बैलेंस शीट में आकर खड़ा हो गया है, लेकिन उस पैसे को किस दिन इस्तेमाल किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग रिडम्पशन ऑफ दोज प्रेफरेंस शेयर, राइट? हमारे पास कुछ तो भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे, उसके लिए जितना भी प्रीमियम बनता था वो सारा का सारा प्रीमियम हमने कहां रिकॉर्ड कर लिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एट द टाइम ऑफ मेकिंग, एट द टाइम ऑफ इशूइंग दोज शेयर्स। ये बात समझ में आ गई मेरी? ये बात समझ में आ गई मेरी? अब मुझे बताओ कि मेरा बच्चा, उन्होंने कितने डिबेंचर्स इशू किए थे? 3 लाख। 3 लाख पर 5% कितना होता है? 3 लाख पर 5% कितना होता है? 15,000। अब देखो, इस साल वो लोग कितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? 1 लाख। तो देखो मेरी बात, उन्होंने इस 10,000 वाले प्रेफरेंस शेयर्स की जो रिडम्पशन वाली प्रीमियम की अमाउंट थी, उसमें से इस वाले को 5,000 को शॉर्ट टर्म घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो इस बार पेमेंट्स के लिए आ गए हैं। ये बात समझे हो मेरी? बट अभी सर 2 लाख रुपए का पेमेंट नहीं हो रहा सर, रिडम्पशन नहीं कर रहे सब तरफ हम अभी अभी हम इनका रिडम्पशन नहीं करने वाले हैं, इसीलिए उनको अभी तक हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में बनाए बैठे हैं। ये बात समझ में आ गई मेरी? अब ये वाली पिक्चर तो क्लियर हो गई सर, बट मुझे एक बात ये बताइए, क्या आप लोगों ने इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये 5,000 रुपए डेबिट करे हैं? ये तो सर जब कभी हमने इशू किया होगा सदियों पहले, उस वक्त में हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा। लेकिन क्या इस वक्त आप लोग इस 5,000 रुपए को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम समझकर अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने की कोशिश करोगे? तो जो आपने लिखा है वो आपने गलत लिखा है। अभी जाओ वहां पर जाकर क्रॉस करो, ये वहां पर लेबल दो कि ये सब डेबिट हो हुआ था जिस वक्त हमने इशू किया था। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर देखो बच्चा लोग, इस जगह पर आपने जो यहां पर लिखा था ना, एड लॉस और एक्सपेंडिचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, यहां से जाकर इसको हटाओ कि इसको अब मुझे डेबिट नहीं करना है, क्योंकि इसको तो डेबिट हमने सर तब किया था जिस वक्त हमने इनको इशू किया होगा। एम आई क्लियर? बहुत बारीक नुक्ता है। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत निकालना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और उसको ऐड बैक किया जाएगा, बट उस साल में किया जाएगा जिस साल हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कराएंगे। ये इस साल डेबिट नहीं हुआ है, ये जिस साल इशू हुए थे उस साल डेबिट हुआ था। समझ में आ गई है मेरी बात?
कैन आई आस्क यू अ फेवर, प्लीज वो वाली लाइट जला दीजिए वहां से प्लीज, वन पहले वाले बोर्ड से। हम्म। अभी वाले पीएल में नहीं आएगा, यही तो बात चल रही है। तो ये उस साल वाले पीएल में रिकॉर्ड कर लिया गया है जिस साल हमने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया था, और वो हमने इस साल नहीं किया है, इसलिए हम इस साल के इस साल के पीएल में नहीं लिख रहे हैं उनको। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिएगा। हाँ, कैश फ्लो पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको क्यों बाहर निकालते हैं? बगैरत बनाकर उसको बाहर निकालते हैं ना। क्यों निकालते हैं? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। कैश में तो हुआ है, बट क्या ये ऑपरेटिंग है? ये क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसलिए हमने इसको बाहर निकाला था। लेकिन ये उस साल निकाला होगा, इस साल नहीं। समझे हो नहीं? ये थोड़ा है बारीक नुक्ता यार, मुझे समझाने में दिक्कत हो रही है, मैं तो समझ रहा हूं इस वाले लेवल पर ये क्वेश्चन रखा क्यों गया है। बट ठीक है, जब है बुक में आप लोगों की तो मुझे समझाना है। समझ में आया है? कोई मुझे रिपीट कर सकता है? नहीं? समरी सुन लो दोबारा से। हमने कुछ तो भी प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे और वो रिडीमेबल थे। हमने कुछ तो भी प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करे थे। आज से फॉर एग्जांपल 3 साल पहले करे थे, सन 2020 में या 2019-20 वाले साल में करे थे। जिस साल हमने वो प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, उसी साल हमने उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि सर हम जब आपको रिपेमेंट करेंगे, जब हम आपके शेयर्स को रिडीम करेंगे तो हम आपको प्रीमियम पे करेंगे। प्रूडेंस भैया आ गए थे, उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें इनको प्रीमियम पे करना है, आज ही रिकॉर्ड करो। हमने रिकॉर्ड कर लिया था उस 2019-20 वाले साल में, सही है ना। अब 2020 गुजरा, 2021 गुजरा, 2022 आ गया। इन तीनों ही सालों में हमारी बैलेंस शीट में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नामक वस्तु नजर आ रही थी, जिसमें लिखा हुआ था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 15,000। बट अब वो साल आ गया जब हमें रिडम्पशन करना स्टार्ट कर दिया है हमने, और इस साल हम लोग 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। यानी कि वो जो लाइबिलिटी हमने 2019-20 में बनाई थी, उस लाइबिलिटी का 1/3 हिस्सा आज हमें पे करना है। अब क्योंकि इस साल हमें वो लाइबिलिटी पे करनी है, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स पे करनी है। बेसिस फॉर डिसाइडिंग अ लाइबिलिटी टू बी करंट और नॉन करंट इज 12 मंथ्स। इस 5,000 रुपए को विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स मुझे पे करना है, तो इट बिकम्स माय करंट लाइबिलिटी। इस वजह से मैंने यहां पर लिखा अदर करंट लाइबिलिटीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले तो वो 5,000 थी, लेकिन विद इन द ईयर मैंने उसको पे कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो चुके, उसका पेमेंट हो चुका। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी यहां पर, उसको मैं साइड करता हूं। बहरहाल सर आपने हमें एक बात बताई थी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है, और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी होने की वजह से ये हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे जो हम टेबल बनाते हैं, ये वाली टेबल जो बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जस्ट नीचे, येलो एंड ब्लू वाली, इसके अंदर हम जाकर लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि सर हमारे इस साल के प्रॉफिट्स को कम कर दिया गया है। लेकिन क्या ये इस साल के प्रॉफिट्स में से कम हुआ है? नो, ये तो 2019-20 के साल में से कम हुआ होगा। तो तुमने यहां पे क्यों लिख लिया इसको? इसको यहां से हटाओ।
मैंने पहले लिखवाया है और फिर हटवाया है, इस बात का सबूत आपको मिलता है कि इसको लिखना पड़ेगा अगर ये उसी साल में हमने इनकॉर्पोरेट किया होगा तो। मैंने इस वजह से इसको लिखवाया है। आप लोग के दिमाग में ये बात नहीं इम्प्रिंट होनी चाहिए कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। ये बात आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए। एम आई क्लियर? ओके जी, अब क्या करें जी फिर? ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स में कैसे करना है साहब? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड पेएबल्स आर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। करंट लायबिलिटीज की और वर्किंग कैपिटल की दोस्ती या लड़ाई? दोस्ती। करंट लायबिलिटी गिर रही है, वर्किंग कैपिटल भी। अच्छा, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। हाउ मच अमाउंट? 15,000. Coming back to the statement for adjustment of working capital. यहां पर जाकर हमने लिखा ट्रेड पेएबल्स 15,000। ठीक है जी, इतना कर लिया है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन। अब ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स वाली बात, हमें पता है ना, उसको हमने टैली भी कर लिया है। तो अब जब हमने उसको टैली कर लिया है उस अकाउंट को, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। कौन सी? टैक्स पेड एंड टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड को कहां लिखना है? कहां से माइनस करना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करना है। जाकर लिखो, कितना अमाउंट लिखेंगे वहां पर? यहां पे लिख लिया, देखिए हमने इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड 35,000। और ये 45,000 वाली फिगर कहां लिखनी है? जाकर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कितना अमाउंट है उसका? 45,000। ये लिख लिया मैंने 45,000 वाली फिगर। ओके जी, कमिंग बैक टू क्वेश्चन अगेन। प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स वाली बात हमने पढ़ ली है, उससे कुछ कंफ्यूजन निकला था हमारा। प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट से हमारा कुछ क्वेश्चन निकला था, बताइए क्या निकला था? एक तो लॉस रिकॉर्ड करना है और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। मुझे बताएंगे बच्चों में से कौन बताएगा कि इन दोनों फिगर्स को मैं कहां जाकर लिखूंगा? हाथ उठाइएगा प्लीज। इकरा बताएंगी। पीएनएल अकाउंट में लिखूंगा मैं जाकर, सीधा लेके जाइए इसको पीएनएल अकाउंट के अंदर। यहां पर मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन 60,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000। अब उसके बाद क्या करना है साहब? गुडविल बढ़ रही है, घट रही है? गुडविल के घटने को क्या पुकारते हैं? हाथ उठाना जरा। अक्सर अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कहां रिकॉर्ड करूंगा मैं? क्यों पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा? क्यों पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा? क्यों पीएनएल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करूंगा? इकरा, ये क्या बात हुई? अलीजा, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए मैं उसको बगैरत आइटम मानता हूं। मैं स्टेप 2 में बगैरत आइटम्स का डिस्कशन करता हूं। ए में मैं एप्रोप्रिएशन के आइटम्स बोलता हूं, बी में मैं बगैरत बोलता हूं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो क्योंकि ये नॉन कैश वाला एक्सपेंडिचर है, इसलिए मैं उसको एड बैक करा रहा हूं। एम आई क्लियर? तो मैंने यहां पर जाकर लिखा गुडविल का अमोर्टाइजेशन 25,000। अब उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में 80,000 से 1,25,000 हो गए, क्या करें? हाँ उमर बोलिए। लेस कर देंगे वर्किंग कैपिटल में से। ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है। देखो कितनी बारीक बात हो रही है। क्या लिख रहे हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। क्या करें फिर? ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ये बोलो
कुछ नहीं मत बोलो, फिलहाल आप ऑपरेटिंग लिख रहे हो तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अब जो मेन क्वेश्चन आने वाला है वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग का ही आएगा। हो सकता है इन्वेस्टिंग के बारे में पूछ लें, आप लोगों के दिमाग में बढ़ जाएगी बात कि कुछ नहीं करना है इसका, फिर मुखी खाओगे फिर वहां पर। समझ में आ रही है मेरी बात? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, उसके बाद ये देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जाकर मैंने लिख लिया यहां पर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मैंने जाकर कहीं नहीं लिखा, सॉरी सॉरी, कहां आ गया मैं? हाँ, अब आ गया करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी एक्टिविटी? वर्किंग कैपिटल, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये करंट एसेट्स हैं तो इसको हम वर्किंग कैपिटल की एक्टिविटी बोलते हैं। है थोड़ा बारीक बात है सर, समझ में नहीं आ रही बात। इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग? इन्वेस्टमेंट्स बोल रहे हैं भाई, साफ साफ बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। जब वो बोल रहा है इन्वेस्टिंग, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन से करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो विद इन द ईयर हम लोगों के डील होने, हम लोगों के मैच्योर होने वाले होंगे? इज इट एनीथिंग रिलेटेड टू आवर ऑपरेशंस? आप लोगों ने तो सोचा ये करंट है मतलब वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, बात खत्म हो गई बस। प्लीज ये कंफ्यूजन मत रखना। जितनी भी आप लोगों की टोटल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है ना, ये कैश फ्लो उस बात का सबूत देगा कि आप लोगों को शानदार अकाउंटिंग आती है। सारी बातें आप लोगों को पता है, ये सिर्फ और सिर्फ यहां से पता चलेगा आप लोगों को। क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट विद इन द ईयर मैच्योर होने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धंधा ही इन्वेस्टमेंट खरीदने बेचने का करता हूं। मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो वाली बातें लिखता हूं जिन चीज पर मेरा बिजनेस निर्भर करता है। इन्वेंट्रीज पर मेरा बिजनेस निर्भर करता है, डेटर्स पर मेरा बिजनेस निर्भर करता है, प्रीपेड इंश्योरेंस पर मेरा बिजनेस निर्भर करता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ये सारी वो चीजें हैं जिस पर मेरा बिजनेस निर्भर करता है। यही तो वो चीजें हैं जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होती हैं। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि वो करंट है, मैं उसको वर्किंग कैपिटल नहीं बोलूंगा। समझ में आ गई मेरी बात? इन्वेंट्रीज, तो हाँ करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या करूं मैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेके जाऊंगा। बुरखा उड़ाऊंगा या विदाउट बुरखा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बुरखा उड़ा के लिखूंगा विदाउट बुरखा? क्यों? कम हो रही है तो मतलब कैश आ रहा है, शाबाश। इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो कितना अमाउंट हो रहा है? 95,000। 95,000 इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? 95,000 सर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं मतलब वर्किंग कैपिटल कम हो रही है। कहां जाके लिखूंगा? लेस में जाकर लिखूंगा। यहां पर इन्वेंट्रीज 95,000 यहां लिख दिया है मैंने। और उसके बाद आ जाओ वापस, ट्रेड रिसीवेबल्स नो चेंज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंट्रोलिंग फिगर्स। अब आ जाओ सब चीजों का समेटा समाटी करते हैं। एक बात रह गई है, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने ये सोचा था जब ये क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा तो ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 हम अभी तक हमने अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। शेयर्स वर इशूड ऑन 1st of November, that was good, but dividend on equity shares at the rate of 8% was paid on the opening balance। तो इक्विटी पर डिविडेंड दे दें? पहले प्रेफरेंस पर देंगे। कितना अमाउंट है प्रेफरेंस डिविडेंड का? कितना अमाउंट है प्रेफरेंस का? 3 लाख पर देना है, 2 लाख पर देना है? 3 लाख पर कितना परसेंट देना है? सर 8% देना है। अरे 8% लिखा है ना, 5% कहां से आपने उठा लिया? सर उसके नाम में छुपा हुआ होता है। 5% ऑन 3 लाख कम्स आउट टू 15,000। अब हम इक्विटी को दे सकते हैं। कितना देंगे इक्विटी को? 8% ऑन व्हाट फिगर? 4,50,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर जाकर मैंने लिखा है ये फिगर, 4.5 लाख पर 8% 36,000 और 3 लाख पर 5% 15,000।
ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? 4.5 लाख पर 8% मैंने दिया इक्विटी वालों को, और मैंने 3 लाख पर दिया 5% प्रेफरेंस वालों को। ये बात क्लियर है? समझ में आ गई है? इक्विटी वालों को डिविडेंड देने से पहले मैं पहले चेक करता हूं क्या कोई प्रेफरेंस है, अगर हैं तो पहले उनको डिविडेंड दूंगा। ठीक है भैया? अब जरा सबसे पहले अपना आकर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट चेक करना, जरा कितनी फिगर्स आ रही हैं उसमें मेरा बच्चा। सबसे पहले तो 1,40,000 यहां पर आ रहा होगा। एक्चुअली मैं फॉर्मूला चेंज करना पड़ता, मैंने तो वहां पर नेगेटिव फिगर लिख दी है। 1,40,000, 36,000, 15,000, 45,000, 30,000 और 150,000। ये बात ठीक है? तो कंट्रोलिंग फिगर बोलिए जरा मुझको। 4,16,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आ गई मेरे पास 4,16,000 की फिगर। अब इस 4,16,000 को मैं इस ब्लू और येलो टेबल पर लेकर आता अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते तो, लेकिन यहां पर नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, 4,16,000 ही डायरेक्ट मैं कहां लेके जा सकता हूं? P&L अकाउंट के अंदर। मैं यहां लेकर आ गया हूं। मैं देख लेता हूं। 4,16,000 आ गया है यहां पर। अब इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया? 5 लाख। कुछ अलग अलग आ रहा है आप लोगों का। अब इस 5,41,000 को क्या पुकारता हूं मैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसको कहां लेके जाना है मुझे? स्टेप 3 में वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरफ। वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरफ लेकर जाऊंगा और क्या एडलेस करूंगा करके बताओ। अच्छा, व्हाट इज दिस 4,61,000? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। चालाकी देख रहे हैं बच्चे की, क्वेश्चन बनाने वाले की कितनी शानदार चल रही है। 4,16,000, 4,61,000, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं फिगर्स को लिखने में। 416, 461, क्या दिक्कत है? और बस यहीं पर ही आप अपना विकेट गिरा कर आओगे। ये ना बम क्वेश्चन है मेरी नजर में, बम आप लोगों के लेवल के लिए। लेकिन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले है भैया, लेकिन नहीं भी आ जाए तो लॉजिक्स तो डेवलप कर रहे हो ना आप लोग। इन्होंने आप लोगों को अब इस चीज में नहीं उलझाया ज्यादा, देखा आपने, वरना इन चीजों में वो बहुत उलझाते हैं आप लोगों को। चलिए भैया।